अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, हर दौर में जुर्म के नित नए तरीके ईजाद होते रहे। कहीं तलवारों और डंडों की मदद से लूट मार होती थी, तो कहीं डाकू जत्थे की शक्ल में पूरे का पूरा गांव और कस्बा लूट लेते थे। वक़्त गुज़रता रहा और हर दौर में जुर्म का एक नया तरीका सामने आया। आज फ़र्क ये है कि घोड़ों की जगह गाड़ियों और मोटरसाइकिलों ने ले ली, जबकि डंडे और तलवार की जगह बंदूक और पिस्तौल आ गया। पहले डाकू अपने साथियों के साथ मिलकर वारदातें करते थे। अब तो ये ज़माना आ गया कि डाकुओं ने किराए पर लोग लेकर उनके साथ मिलकर वारदातें करना शुरू कर दी। गुज़श्ता दिनों लाहौर और इसके गिरदो नवाह से जुर्म की एक ऐसी दास्तान मंजरे आम पर आई जिसे देखकर और सुनकर हर आँख शस्तर रह गई। लोग सर पकड़कर बैठ गए। कानून नाफज करने वाले अदारे भी जराइम पेशा अफराद की इस सोच पर सर पकड़कर बैठ गए। डकैती और राबरी की वारदातें करने वाले एक गिरोह ने इस मर्तबा अपना आला कार बनाया। सड़क के किनारे दिहाड़ी के लिए बैठे इन मज़दूरों को धोखे से 5000 योमिया उजरत पर अपने साथ ले जाकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़या 100 से ज़्यादा फैक्ट्रियों और घरों में डकैती की वारदातें की। इन वारदातों में मुलविस जब मुल्ज़म पकड़ा गया तो उसने दौराने तफ्तीश ऐसे हैरान कुन इंकशाफ किए कि पुलिस वाले सोचने पर मजबूर हो गए कि जराइम पेशा अफराद और इनकी तरबियत करने वाले इनके मास्टर माइंड के साथ अब किन खतूत पर तफ्तीश की जाए। सड़क के किनारे बैठे ये मजदूर अपनी दिहाड़ी के चक्कर में रोज़ाना आपको शहर के मुख्तलिफ चौकों में बैठे हुए नज़र आते हैं। इनमें कोई कारपेंटर है तो कोई मिस्त्री है, कोई मज़दूर है तो कोई रंग रोगन का काम करता है। इन्हें क्या मालूम इनके पास मजदूरी के लिए आने वाला शख्स एक ख़तरनाक डकैत है जो इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। जुर्म की इस दास्तान का मरकज़ी किरदार इस वक्त है पुलिस की हिरासत में, जहां उससे हो रही है मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात। कैसे हुई ये जुर्म की दास्तान शुरू, कैसे इसका मरकज़ी किरदार आया कानून की गिरफ्त में, हम आपको इस हवाले से बताते हैं। आइए हमारे साथ। दिहाड़ीदार मज़दूरों से वारदातें करवाने का इंकशाफ उस वक़्त मंजरे आम पर आया जब शेराकोट के इलाके में वाक़या एक फैक्ट्री में 15 के करीब डाकुओं ने धावा बोला। ताहम वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड की हाजिर दिमागी और बर वक्त कार्रवाई ने डकैती की इस वारदात को नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में मज़दूरों को आला कार बनाकर उनसे वारदातें करवाने वाला मरकज़ी मुल्ज़म ज़ख्मी हो गया। सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से ज़ख्मी होने वाले इस मुल्ज़म ने हाजिर दिमागी से काम लिया और जाए वक़ुआ से कुछ फासले पर आकर उसने इसी थाने की हदूद में एमरजेंसी 15 पर कॉल चला दी कि उसे नामालूम डाकुओं ने फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया है। अब डाकुओं की फायरिंग से कैसे ज़ख्मी हो गया? ताहम डकैती मज़ामत की इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची और इसे तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया। जुर्म की इस अनोखी दास्तान का ड्रॉप सीन उस वक़्त होता है जब इसकी सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर आती है, जिसके बाद पुलिस न सिर्फ इस मुल्ज़म को गिरफ़्तार कर लेती है बल्कि इसका आलाकार बनने वाले मज़दूर भी कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं। अब इन मुल्ज़मान को तफ्तीश के लिए मुंतकिल किया गया है
CIA मॉडल टाउन में, जहां इनसे मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही है। गिरफ्तार मुलज़म का नाम क्या है, कब से वो इस नौयत की वारदातें कर रहा है और इससे अब तक की तफ्तीश में पुलिस ने कितनी नकदी, कितने तलाई जेवरात, मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया बरामद की है, इस हवाले से हम आपको बताते हैं। आइए हमारे साथ। दिहाड़ीदार मजदूरों को 5000 योमिया उजरत देकर उनसे डकैती की वारदातें करवाने वाले मुलज़म और उसके साथियों से इस वक्त CIA मॉडल टाउन में तफ्तीश हो रही है। जुर्म की इस अनोखी दास्तान के किरदार क्या कहते हैं अपने इस जुर्म के हवाले से। दौरान तफ्तीश पकड़े जाने वाले इस मुलज़म और इसके साथियों ने क्या इंकशाफात किए हैं, इस हवाले से हम जा रहे हैं CIA मॉडल टाउन और वहाँ हम बात करेंगे इन मुलज़मान से, तफ्तीश करने वाले तफ्तीशी अफसरान से भी और DSP CIA मॉडल टाउन के साथ साथ गिरफ्तार मुलज़मान और उनके साथियों से भी कि कब से वो जुर्म कर रहे हैं, कब से इस नौयत की वारदातों का सिलसिला जारी है। यहाँ हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंचार्ज CIA मॉडल टाउन ज़हीरुद्दीन बाबर। तो हम इनसे पूछते हैं, क्योंकि मुलज़म और इसके साथियों को पकड़ने में इनका कुलीदी किरदार है। ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। क्या है जुर्म की ये दास्तान, कैसे मेहनतकश बने डाकुओं का आलाकार और इस तरह ये वारदात हुई बेनकाब, कुछ बताएंगे आप? गैंग, इसमें इन्होंने इन लोगों को कैसे साथ शामिल किया, कैसे इनसे वारदातें करवाई और फिर वारदातें करने के बाद जब ये ज़ख्मी हो जाता है तो क्या ड्रामा रचाता है, वो आपको तफसीलात फिर DSP साहब बताते हैं। वो तो बताएंगे। आपने इनसे तफ्तीश की, क्या नाम है इनकी, कब से ये वारदातें कर रहे हैं? लेकिन ये बहुत अरसे से वारदातें कर रहे हैं, बड़े संगीन नौयत की वारदातें हैं जिसमें ये फायर भी मारते हैं। मतलब ये डेस्परेट किस्म के क्रिमिनल्स हैं। जो इनका सरगना है वो डेस्परेट क्रिमिनल है और उस डेस्परेट क्रिमिनल की साबका हिस्ट्री जो है ये अब तक 100 से ज़्यादा वारदातें कर चुके हैं। अच्छा जी, और ये इनकी वारदातों की लंबी चौड़ी दास्तान है। आप समझते हैं कि हमारे पुलिस के कुछ हैंडीकैप्स होते हैं, कुछ इनके रिमांड्स के मसाइल होते हैं, रिकवरीज़ के मसाइल होते हैं। अगर ऐसा सिस्टम हो कि ये इतने संगीन नौयत के जो जराइम हैं इसमें पुलिस को बिल्कुल 90 दिन का रिमांड मिले सरकारी तौर पे, तो बेतहाशा मज़ीद रिकवरीज़, बेतहाशा मज़ीद इंकशाफात हो सकते हैं जो हम बड़े कलील वक्त में, बड़े मुख्तसर वक्त में नामुमकिन होता है, लेकिन हम उसको भी मुमकिन बनाते हैं। अच्छा ज़हीर, बताइएगा कि मेन मुलज़म कितने हैं और कितने मजदूर हैं जो इनके अलाका? एक मजदूर तो इनकी एक लंबी चौड़ी तादाद है, 7-8 लोग बन जाते हैं। मेन मुलज़म जो है वो 3 हैं, जो इसके एक सरगना है, 2 उसके साथी हैं जो सबका रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं और वो मुसलसल क्राइम करते चले आ रहे हैं। ये इन्होंने रिसेंट पास्ट में ये प्लान बनाया कि हम मजदूरों को और मेहनतकश लोगों को साथ शामिल करके तो वारदात करेंगे तो हमारा हिस्सा जो है ना वो कम तकसीम है। क्या नाम है इन 3 मुलज़मान के? आप आइए, आपको तफसील बताते हैं DSP साहब। आपने बता सुनी इन मुलज़मान से तफ्तीश करने वाले इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन की, जो कि CIA मॉडल टाउन के इंचार्ज हैं, उनका कहना है कि खासे ख़तरनाक मुलज़म हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कम से कम हिस्सा तकसीम हो लूटे हुए माल का। इसके लिए इन्होंने ये हिकमत अमली इख्तियार की और इन्होंने इस मरतबा आलाकार बनाया मज़दूरों को, जो कि सड़क के किनारे कारपेंटर का काम करते हैं, राजगिरी का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, पेंट, उनको इन्होंने धोखे से अपने साथ मिलाया, उनके साथ मिलकर इन्होंने की वारदातें। अब ये मुलज़मान जो हैं कानून की गिरफ्त में हैं, इनसे तफ्तीश की जा रही है। इस हवाले से हम मज़ीद बात करते हैं DSP CIA मॉडल टाउन कैसर मुश्ताक से। आइए हमारे साथ मौजूद हैं DSP CIA मॉडल टाउन कैसर मुश्ताक। हम उनसे पूछते हैं कैसे हुआ ये गैंग गिरफ्तार, किस तरह करते थे ये वारदात और क्या किए इन्होंने इंकशाफात, कितनी हुई इनसे बरामदगी। कैसा बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया।
एक ऐसा गैंग मार्केट में आ गया जो अब दिहाड़ीदार मजदूरों को लेके वारदातें कर रहा है। नहीं, ये एक्चुअली सिर्फ ये बात नहीं है कि दिहाड़ीदार मजदूरों को वारदातें साथ लेके वारदातें कर रहा है। 100 से ज़्यादा ये वारदातें कर चुके हैं। ये ठीक है कि ये लोग, इनमें से चंद लोग आए थे फैसलाबाद साइड से और शाहकोट साइड से, या पे मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में, गोदामों में काम करते थे, तो उनके अंदर जुर्म के जरासीम थे, इसलिए सब ने मिलकर फिर ये नहीं, 5000 योमिया जुर्म के जरासीम के लिए कम है। अगर तो वो इतने ही कारीगर थे तो फिर वो बराबर का हिस्सा लेते। नहीं, ये 5000 तो आपने कह दिया कि 5000 हिस्सा है, वो बराबर के हिस्सेदार हर काम। अच्छा, ये ज़रूर है कि जो इनका सीनियर होता है, जो इनका सरगना होता है, वो ज़्यादा मतलब हमेशा से करता है। तो ये संगीन वारदातें करते करते ये इंतहाई संगीन वारदातों तक पहुँच गए। यानी हौसला भी एक संगीन जुर्म है। तो इन्होंने सबसे पहले वसी शाह के इलाके में लोहे के ताजर हैं, उनके घर में 11 बंदों ने घुस के दिन के टाइम पे उनकी हौसलावरी की, 1 करोड़ से ज़्यादा उनका नुकसान किया। फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है बॉटल्स की, वो डिस्ट्रीब्यूशन पे चले गए, उनको जाके इन्होंने फिर वहाँ पे लूटा उनको। फिर एक फैक्ट्री में चले गए शेराकोट में, वहाँ पे जाके इनकी क्रॉस फायर भी हुआ। तो क्रॉस फायर में ये मुलजमों की आपस में मतलब जब इन्होंने फायरिंग की तो ज़ख्मी भी हुआ एक मुलजम इनमें से, एक सिक्योरिटी गार्ड को भी इन्होंने फायर मार दिया। ये हौसला अफरीज और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स और फैक्ट्री को लूटने का इन्होंने जब ये कामयाब होते गए, तो इनमें से चूँकि इनके जो सरगना था वकार और वो निशान वगैरह, वो तो पहले एक बार बराए तवान के मुकदमा में चलान हो चुके हैं। उन्होंने ये सारा मिल के फिर इनको साथ मिला के ये काम शुरू कर दिया। तो फिर इसके बाद जब वारदातें इंतहाई इनकी और बड़ी ये रैपिडली वारदात कर रहे थे, तो इनके बारे में जो फिर इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे हमने IT को भी इस्तेमाल किया, CRO ब्रांच को इस्तेमाल किया, अफसरान की तरफ से बहुत ज़्यादा था कि इनको फौरी तौर पर पकड़ा जाए। तो साथ जो हमारा मुखबरी का सिस्टम है वो भी हम काम में लाए। तो इस तरह करते करते हम इन तक पहुँच गए। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर हमने 11 के 11 पकड़ लिए। ये है, मतलब ये सिर्फ कह देना कि सिर्फ वो मजदूर है, नहीं मजदूर नहीं, वो डकैत है। अच्छा, बिल्कुल वो डकैत हैं, क्योंकि जुर्म की कोई पैमाइश नहीं होती। जुर्म करने वाला भी जितना गुनाहगार है, उसका साथ देने वाला भी उतना ही गुनाहगार है। मगर इस बात को लेके कि ये दिहाड़ीदार मजदूर थे, इस मरकज़ी जो मुलज़म 3 मुलज़मान थे, इन्होंने उनको अपने साथ मिला के ये जो वारदातों का एक नया पैटर्न मुतारफ़ करवाया, एक नया तरीका मुतारफ़ करवाया, ये खासा हैरान कुन था। हैरान कुन नहीं, इतना हैरान कुन नहीं है जितना आप कह रहे हैं। मरकज़ी मुलज़मान 4-5 मुलज़मान इनमें से मरकज़ी हैं, तो बाकी 6 उन्होंने अपने साथ में ला लिए। वो उसी इलाके में, जिस इलाके के ये मुलज़मान रहने वाले हैं, वहाँ के गोदामों में और फैक्ट्रियों में ये काम करते थे। तो ये सिर्फ ये कह देना कि एक मजदूर को 5000 दिहाड़ी पर डकैत भर्ती कर ली है, ये बात ऐसी नहीं है। ये बराबर के शरीक हैं। जो जुर्म में साथ चला जाता है किसी के घर में लूटने के लिए, किसी की फैक्ट्री में लूटने के लिए, तो फिर उसका जुर्म कम कैसे हो गया? वो बराबर का शरीक है। ये ज़रूर है कि जो पहले रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़मान थे, उन्होंने इनको साथ में लाया और इनको इनको भी रिकॉर्ड याफ्ता बना दिया। रिकॉर्ड याफ्ता बना दिए। रिकॉर्ड जब इन्होंने वारदातें की हैं, जुर्म किया, तो फिर रिकॉर्ड याफ्ता तो बन गई है। अच्छा, अब तक की तफ्तीश में क्या इंकशाफात सामने आए हैं? इंकशाफात ये है कि इन्होंने 5 जगह पे फैक्ट्रियों और हौसला अफरीज में लूटा, जाके करोड़ों रुपए का माल लूटा। वहाँ पे गाड़ी भी ले गए, एक वारदात में पैसे ले गए, ज्वेलरी ले गए। तो हम जो इनसे रिकवरी कर रहे हैं, मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ सारा वो रिकवरी का, जो हमने इनसे लोगों के घरों से लाइसेंसी असला उन्होंने लूट लिया, बड़ी कीमती राइफलें थी वो हमने रिकवर की। गाड़ी इन्होंने छीनी थी घर से, अंदर से जाके, वो इनसे रिकवर की। ज्वेलरी जो इन्होंने लूटी थी वो रिकवर की, कैश इनसे रिकवर किया। तो ऑल टुगेदर मिला के 100% रिकवरी तो मुश्किल से होती है, लेकिन हमने को 1.5 करोड़ रुपए के करीब इनसे सामान जो है वो रिकवर किया। अच्छा, ये जो 3 मुलज़मान थे या 11 मुलज़मान जो इनके बकिया साथी मिला के, ये कब से ये काम कर रहे थे? ये कोई 1 साल से ये काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, मैंने अर्ज़ किया कि 4 मुलज़मान तो अगवा बराए तवान के रिकॉर्ड याफ्ता है, 5वां मुलज़म भी साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है, बाकी 5 या 6 जो जितने हैं ये उन्होंने साथ में ला लिया इनको। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो मुलज़मान आप कह रहे हैं साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है, इनकी वारदातों में इनके साथ कोई घरेलू मुलाजम भी इन्वॉल्व होते थे? हाँ, एक वारदात ऐसी है, वो जो मैंने ताजर हैं जिनकी बात की, असद गालबा नाम है उनका, उनके घर में जो वारदात की, जो उनका कैश हैंडलर था, वो उसने इनको, जो जिशान और ये वकार वगैरह हैं, इनको इतला दी कि इस घर में कैश मौजूद है। तो उसने मुखबरी की थी, तो हमने उसको बाकायदा चलान किया।
बात सुनिए आपने DSP CIA मॉडल टाउन की, तो यहाँ अब हम इनके साथ चलते हैं उस टेबल की जानिब जहाँ पर मुलज़मान से बरामद होने वाले लाखों रुपए की रकम, फलाई ज़ेवरात, मोबाइल फ़ोन और असला मौजूद है। वहाँ भी हम इनसे पूछेंगे असले की साख्त के हवाले से और मुलज़मान से होने वाली बरामदगी। आप बरामदगी के हवाले से हमें बता रहे थे कैसे साहब कि मुलज़मान से जो है वो इतनी रकम बरामद हुई है, असला बरामद हुआ है। तरीक़ाकार क्या होता है बरामदगी का, और उसके बाद इसकी तकसीम का तरीक़ाकार क्या है? तकसीम ये मुलज़मान जो इंकशाफ करते हैं, फिर उनके इस डिस्क्लोजर पे यानी इंकशाफ पे उनको साथ लेके जाया जाता है। तो जहाँ पे उन्होंने वो सामान रखा होता है, वारदात का जो सामान लूटा हुआ माल रखा होता है, वहाँ से वो जाके खुद उठा के हमें देते हैं कि ये हमने सामान रखा हुआ है, ये हमने चीज़ें बरामद की, ये हमने लूटी थी, छीनी थी। जी वो पहले जब इंकशाफ करता है हमारे पास रिमांड पे कि ये सामान मैंने लूटा था, ये कैश लूटा था, ये असला लूटा था या ज्वेलरी लूटी थी, तो वो मैं फ़लान जगह पे रखी हुई है मैंने। फिर हम उसके डिस्क्लोजर पे उसको साथ लेके जाते हैं और वो खुद आगे चल के जाके तो वो जाके रिकवर करवाता है। फिर उसका एक रिकवरी मीमू बनता है, फ़र्द जिसे कहते हैं, फ़र्द मकबूज। उसके बाद आप ये जो चीज़ें बरामद होती हैं वो जो मुद्दई हैं उनके जिनके साथ वारदात हुई होती है उनको वापस कर देते हैं? जी वो ऐसे होता है कि फिर उनको शनाख्त करवाई जाती है कि ये सामान आपकी वारदात का ये इंकशाफ हुआ है, ये रिकवर हुआ है, ये आप शनाख्त करें, ये आप ही का सामान है। वो शनाख्त करें तो फिर एक कानून के मुताबिक स्पुर्दारी का एक तरीका है, वो कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं, तो फिर कोर्ट ऑर्डर करती है कि उनको स्पुर्दारी पर ये सामान दिया जाए। बात सुनिए DSP CIA मॉडल टाउन, तो यहाँ से हम चलते हैं उस टेबल की जानिब जिसके ऊपर असला और लूटी हुई रकम वो बरामद की गई है। ये जदीद असला है। मैं DSP साहब से बात करने से पहले आपकी तवज्जो जो है इस टेबल की जानिब करना चाहूँगा। ये जदीद असला है और मैं अपने कई गुज़श्ता प्रोग्राम्स में इन इनलीगल वेपन्स पे बात कर चुका हूँ कि ये वेपन जो है ये शहर की गली कूचों में, मोहल्लों में, बाज़ारों में, कस्बों में, तहसीलों में ये आम है। ये इलीगल वेपन जो है ये जराइम की बुनियादी वजह है। चाहे ये 30 बोर का पिस्टल हो या ये ब्रेटा हो, अमेरिकन ब्रेटा हो, या फिर ये जदीद राइफ़ल। ये असला कैसे आता है यहाँ पर? कौन से ऐसे चोर रास्ते हैं जहाँ से ये असला शहर में दाखिल होता है और फिर इसी असले के ज़ोर पर लूट मार, कत्ल गारत और दीगर संगीन वारदातें जो हैं वो अमल में लाई जाती हैं। इसी असले के ज़ोर पर शहरियों के घरों से ये लाखों रुपए की नकदी और दीगर कीमती अशिया लूटी जाती हैं। राह चलते लोगों से उनकी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें छीन ली जाती हैं। बज़ाहिर इस असले की मौजूदगी जो है ये कोई बड़ी बात नहीं समझी जाती, मगर अगर इसकी तफसीलन तफ्तीश की जाए, इसकी प्रॉपर तहकीकात की जाए, तो हर जुर्म के पीछे ज़्यादातर जो है वो इनलीगल वेपन का किरदार नज़र आता है। कैसे साहब क्या वजह है ये इनलीगल वेपन की तरसील क्यों नहीं रुक रही? महज़ब माशरों में तो इसको बुरा समझा जाता है। एक बुरी चीज़ को बुरा ही समझना चाहिए। ये जैसे आपको इल्म है कि कबायली इलाका जहाँ से ये असला आता है और फिर ये मुलज़मान ख़रीद लेते हैं या वहाँ से जाके ख़रीद के ले आते हैं, तो ये है काबिल ज़मानत जुर्म। तो मैं तो ये मतलब मेरी गेट से बड़ी बात है, लेकिन अगर इसको नाकाबिल ज़मानत को ऐसी कानून साजी हो जाए कि ये जुर्म जो है नाकाबिल ज़मानत हो जाए, फिर असला इतना नहीं आएगा जितना अब। अच्छा, आप एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, आपने बड़े संगीन मुकदमात की तफ्तीश की है। किस हद तक समझते हैं कितने फ़ीसद ऐसे मुकदमात हैं, वाक़यात हैं जिनमें इनलीगल वेपन्स का इस्तेमाल होता है? शायद ये 90% से ज़्यादा हो। 90% से ज़्यादा। और ये जो डकैती, रॉबरी, इसमें तो मेरे ख्याल में है इनलीगल वेपन। वो तो 99% कह सकते हैं। कितने का मिल जाता है एक वेपन? 30 बोर का पिस्टल हो या ये राइफल हो, मार्केट में तो अब ये आसानी से चंद हज़ार में मिल जाता है। चंद हज़ार में। तो वो जो आपके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं गैर कानूनी असला रखने वालों के ख़िलाफ़,
उनमें कहीं कोई कमी है? नहीं, कमी तो नहीं है, जो बरामद किया है वो आपके सामने पड़ा है। अभी और बहुत सारे गैंग से बहुत सारा असला रिकवर हुआ जो हमारे पास पड़ा हुआ है। हम तो हर मुमकिन हद तक कोशिश करते हैं कि नाजायज़ असले की बरामदगी करें, लोगों से मुकदमात दर्ज करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मुकदमात दर्ज भी होते हैं, कार्रवाई भी होती है। इन टेबलों पर असला भी सजाया जाता है। पकड़े जाने वाले मुल्ज़मान की निशानदही पर उनसे राइफल्स, पिस्टल, बंदूक, कलाकोफ, क्लाशनकोफ, AK-47, पता नहीं किस किस नाम की राइफलें भी जो हैं वो बरामद की जाती हैं। यही नहीं, ये पैसे जो कि किसी की उम्र भर की जमा पूंजी है, जो कि शायद एक मिडिल क्लास या एक मतवसत तबके के शख्स की ज़िंदगी भर की कमाई है, वो जो है इनसे बरामद की है, ये छीन लेते हैं। इसके साथ साथ दीगर तलाई ज़ेवरात का छीनना, मोबाइल फ़ोन का छीनना, गाड़ियों मोटरसाइकिलों का छीनना, ये भी मामूल है। ये देखें, ये अभी मेरे सामने ज़हीरुद्दीन बाबर जो कि इंचार्ज हैं CIA के, ये तलाई ज़ेवरात हैं। पता नहीं आम शहरी कितनी मुश्किल से अपनी बहू बेटी के लिए ये ज़ेवर बनाता है। इनमें जेंट्स ज़ेवर नहीं है, जो आम मर्द हजरात अंगूठियाँ पहनते हैं या चैन वगैरह पहनते हैं, वो नहीं है। ये ख़वातीन के पहनने का ज़ेवर है, बड़ी मुश्किल से बनता है। मगर इस इनलीगल वेपन की लानत जो कि हमारे माशरे में एक जहर की तरह सरायत कर चुकी है, ये लोगों को उनके मालो मता से महरूम कर देते हैं। ये छीनते हुए ये माशरे के नासूर उनको फायर मारने से भी दरेख नहीं करते। अपनी तमा नफसानी को पूरा करने के लिए ये पैसे, जेवर और दीगर अशिया छीन लेते हैं। फ़िलहाल अब यहाँ से हम चलते हैं उन मुल्ज़मान की जानिब जो कि वारदातें करते थे, शहरियों को लूटते थे, फैक्ट्रियों में वारदातें करते थे। उनसे पूछते हैं जुर्म की इस दास्तान के हवाले से, और वो क्या तोजी पेश करते हैं अपने इस जुर्म की, वो क्या वजूहात बयान करते हैं, वो क्या कहते हैं। वो बेरोज़गार थे, बेरोज़गारी का रोना रोते हैं, या वो कम आमदनी का रोना रोते हैं। ये हैं वो मुल्ज़म जो कि वारदातें करते थे, शहरियों को लूटते थे, उनको उनके मालो मता से महरूम करते थे, और दौरान वारदात फायर करने से भी दरेख नहीं किया। कोई अंदाज़ा तो होगा पहली वारदात कब की? पहली वारदात हमने इधर की थी थोड़े दिन पहले, ये जो मिस्री शाह में एक घर में। अच्छा, तो वो ये जो अपना शेराकोट में भी फैक्ट्रियाँ लूटते थे तुम? जी, ये हमारा एक बंदा है जो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देता था, फिर उसके मुताबिक हम आगे जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब अपने किए पे पेशे वहाँ बहुत ज़्यादा। कितने? बहुत ज़्यादा। इससे पहले भी कभी पकड़े गए? जी पहले। हर मरतबा पकड़े जाने के बाद पशेमान होते रहे कि ये पहली मरतबा? नहीं, अब ज़्यादा। अब ज़्यादा होते हैं, अब ज़्यादा पशेमान हैं ये। और ये हैं इसके साथी बाकी मुल्ज़म। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे भी पूछते हैं जुर्म की इस दास्तान के हवाले से। क्या नाम है भाई? तो कुछ तो बोलो भाई। सर झुका, हाथ कांप रहे हैं, वजूद कांप रहा है, हथकड़ियाँ इनके हाथों में। अगले दोस्त के पास चलते हैं, इनसे पूछते हैं क्या नाम है भाई? आपका क्या नाम है? आपका? शायद कि कोई भी बात करने को तैयार नहीं, खामोशी है। ज़बरदस्ती तो हम भी इनसे नहीं पूछ सकते। यहाँ हम बात करते हैं इंचार्ज CI मॉडल टाउन ज़हीरुद्दीन से। क्या बात है, ये बता नहीं रहे अपने जुर्म के बारे में? देखिए, जब से सोशल मीडिया और मीडिया ने इंटरव्यूज़ शुरू किए हैं मुल्ज़मान के, तो ये बड़े समझदार हैं। इनको इस बात का पता चल चुका है कि हमारा इंटरव्यू, हमारी बताई हुई बात कहीं किसी जगह हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती है। तो ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत सिर्फ उस वक्त बोलते हैं जब हम इनकी तफ्तीश कर रहे हैं। अच्छा, ये सब ने आपस में प्लान कर लिया आपके हवालात में? कभी किसी से बात नहीं बोलना नहीं है, जे बोलोगे तो तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, और अगर रिकॉर्डिंग हो गई तो वो कहीं इस्तेमाल हो जाएगी। अच्छा, ज़्यादा खामोश।
बिल्कुल एक बिल्कुल बिल्कुल खामोश, तवील खामोशी, तवील खामोशी। और पुलिस भी इनकी खामोशी नहीं तोड़ सकी। नहीं, देखें मसला ये है कि अब वो ज़माना नहीं रहा, अब टेक्निकल तफ्तीश का दौर है। हम CDR से इनकी लोकेशंस मैच करते हैं, जिस लोकेशन पे ये लोग होते हैं उस लोकेशन पे जो वारदात हुई होती है वो इनसे कनेक्ट हो जाती है और ये पता चल जाता है कि ये इस वक्त इस लम्हे वहाँ क्या कर रहे थे। बड़ी दिलचस्प बात है कि पकड़े जाने वाले मुल्ज़मान ने इत्तेहाद कर लिया, इत्तफाक कर लिया कि वो कोई बात नहीं करेंगे। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि अब इनसे टेक्निकल अंदाज में तफ्तीश हो रही है, जदीद साइंसी खतूत पर इनसे तफ्तीश हो रही है। इनकी लोकेशंस की मदद से वारदातों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, वारदातों का तयन किया जा रहा है। ये मुल्ज़म ये जो लाइन बना के खड़े हैं, सर इनके झुके हुए हैं, चेहरे इनके कपड़े से ढाँप दिए गए हैं क्योंकि अभी शनाख्त परेड का अमल बाकी है। फ़िलहाल इनमें से कोई भी बात करने को तैयार नहीं। मैं फिर एक बार ज़हीरुद्दीन बाबर कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? वारदात के दौरान इनके अपनी फायर लग गए, इनमें से एक ज़ख्मी हो गया, जो बाद में उसका ट्रीटमेंट हुआ, वो सेहतियाब हुआ और वह शामिल तफ्तीश हुआ। वहाँ इन्होंने पूरा ड्रामा रचाया। जब इनको फायर लग गया तो कुछ फासले पे जाके इन्होंने 15 पे कॉल की और ये तासर दिया कि हमारे साथ वारदात हुई है जिसमें हम ज़ख्मी हो गए हैं, ताकि ये इलाज करवा सकें। तो ये पूरे ड्रामेबाज फिल्में देखने के बाद पूरी तैयारी के साथ वारदातें करते हैं। डाकू की फायरिंग से ज़ख्मी हो गया। ये बिल्कुल वही बात है जो कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया कि इनमें एक डकैत, एक मुल्ज़म ऐसा भी है जिसने बाकायदा तौर पर प्लान तरतीब दिया। जब दौरान वारदात उसको गार्ड की फायर लगा, गार्ड की जानिब से होने वाली फायरिंग की वजह से वो ज़ख्मी हुआ, तो उसने कुछ फासले पर आकर उसी ही थाने की हदूद में खड़े होकर इमरजेंसी 15 पे कॉल कर दी कि वो ज़ख्मी हो गया है, उसे डकैती हुई है, उसके साथ मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश किया। बहरहाल ये मुल्ज़म कानून की गिरफ्त में है। इनसे मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तहकीकात का सिलसिला जारी है। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद पुलिस इनके इंकशाफात की रोशनी में मज़ीद मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करेगी, इनके मज़ीद साथियों को गिरफ़्तार करेगी और इसके साथ साथ इन मुल्ज़मान ने जिन जिन थानों की हदूद में वारदातें की हैं इन्हें वहाँ भी तफ्तीश के लिए मुंतकिल किया जाएगा। लाहौर की सड़कों पर दिहाड़ीदार मज़दूरों को आलाकार बनाकर उनके साथ मिल के वारदातें करने वाला गिरोह पुलिस की हिरासत में है। गिरफ्तार मुल्ज़मान से तफ्तीश भी जारी है। मुल्ज़मान से लाखों रुपए की रकूम, असला और तलाई ज़ेवरात भी बरामद हो चुके हैं। जुर्म के इस नए पैटर्न के हवाले से हम बात करेंगे SSP इन्वेस्टिगेशन सैयद हसनैन हैदर से। इनसे पूछेंगे कि मुल्ज़म ने जो एक नया पैटर्न मुतारफ़ करवाया है जुर्म की दुनिया में, इसकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची और इसके साथ साथ मुस्तक़बिल में ऐसे संगीन जराइम की रोकथाम के लिए बहसीत SSP इन्वेस्टिगेशन उनकी हिकमत अमली क्या होगी। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर एक ऐसा जुर्म का पैटर्न सामने आया, दिहाड़ीदार मज़दूरों को आलाकार बनाकर उनके साथ मिल के जो है वारदातें का एक सिलसिला मंजर आम पर आया। जुर्म की जो एक शिद्दत है वो कम तो नहीं होती। जुर्म जितना कत्ल करने वाला कातिल है उतना ही उसी का साथ देने वाला भी उतना ही कसूरवार है, उतना ही गुनाहगार है। क्या कहेंगे जुर्म के इस नए पैटर्न के हवाले से? वैसा बिल्कुल ठीक है, आपने वक्त गुजरने के साथ साथ मुजरमान जो हैं वो मैनिफेस्टेशंस ऑफ क्राइम जो हैं उनकी बढ़ती चली जा रही हैं, वो नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं और इस तरह से जुर्म कर रहे हैं। और यकीनन इस चीज़ को काउंटर करने के लिए मैं समझता हूँ कि पुलिस को भी उसी तरह से अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना होगा, अपने तरीक़ाए तफ्तीश को जो है वो पॉलिश और रिफ़ाइंड करना होगा। तो ये बेसिकली ज़िशान और फ़शानी डकैत गैंग है, ये बेशुमार डकैती की और रॉबरी की वारदातों में मुलव्विस हैं और इनके जो 11 मेंबरान हैं इस गैंग के वो हमारे पास इस वक्त ज़ेर हिरासत है, उन रिमांड पे हैं। और अभी तक जो हम इनसे रिकवरी कर चुके हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 28 लाख की रिकवरी है। तो जैसे अभी आपने कहा कि इनका तरीका वारदात बड़ा
डिफरेंट है। ये घरेलू मुलाजमों के साथ मिलके, जो दिहाड़ीदार तबका है, तो मज़दूर जो हैं उनको हायर करके ये इस तरह से वारदातें करते हैं। तो इन द बिगिनिंग जब इन लोगों ने ये वारदातें की तो पुलिस के लिए मुश्किल था इनके इस पैटर्न को डिटेक्ट करना, जानना। जब रिपीटेड वारदातें इस गैंग की तरफ से हुई तो ये इट वाज एन अलार्म बेल। सो उस अलार्म बेल को रिस्पॉन्ड करते हुए फिर लाहौर पुलिस ने जो है इस पर कार्रवाई की, और अल्लाह का शुक्र है कि हम कामयाब हुए कि हमने इस गैंग के जो मेन लोग हैं उनको अरेस्ट किया और तकरीबन इस नेटवर्क को हमने बिल्कुल तोड़ के रख दिया। रिकवरी अभी जो मैंने आपसे शेयर किया कि तकरीबन 1,28,00,000 की रिकवरी है, तो वी होप कि हम इनसे मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हम इनसे और रिकवरी करें और वो लोग जो हकदार हैं जिनके साथ इन्होंने ये जुल्म किया वो उन तक पहुँचे। अच्छा असनैन साहब, ये बताइएगा वारदात का ये पैटर्न तफ्तीश में तो बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा होगा लाहौर पुलिस को? मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ फयाज साहब, आपकी जजमेंट बिल्कुल ठीक है, चूँकि ये पैटर्न ज़रा अनोखा था वारदात का। सो इन द बिगिनिंग हम बिल्कुल इस बात को समझ नहीं पाए कि ये किस तरह से अपना गैंग बनाते हैं, फिर उसको डिसमेंटल भी करते हैं। तो इस गैंग के परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं, ये जो हायरिंग और जो घरेलू मुलाजमों के साथ ये टेम्पररीली मिल के जो वारदात करते हैं तो ये कैसे करते हैं। तो ये इनिशियली पुलिस इसको समझ नहीं कर पाई, इस चीज़ को डिसाइफर नहीं कर पाई। लेकिन जब इनकी रिपीटेड वारदातें हुई और जब मैंने जैसे आपसे शेयर किया कि जब अलार्म्स जो थे वो सारे बजने लगे, तो फिर पुलिस वेंट डीप इनटू इट। तो जब इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने इसको बड़ी जांच पड़ताल की और इसके गैंग्स की वर्किंग को जज किया, तो फिर हम पे ये आश्कार हुआ कि इनका मोडस ऑपरेंडी जो है वो बड़ा डिफरेंट है, यूनिक है, और इसी वजह से ये अभी तक इतने सक्सेसफुल थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर इन्वेस्टिगेशन जो है उसने कम वसाइल होने के बावजूद भी हमारे लोग इस काबिल हैं कि वो इन एडवांस्ड जहनीत रखने वाले मुजरमान को पकड़ने के काबिल हैं। इवेंचुअली वो उन तक पहुँचते हैं, उनको अरेस्ट भी करते हैं, उनसे रिकवरीज, जो कि मैं समझता हूँ रिकवरीज जो है ये एक बहुत बड़ा काम है। ये गैंग्स जो है ये बिकॉज वो इनका पैसा नहीं होता है, वो माले मुफ्त दिले बेरहम है, तो इन लोगों से वो रिकवरी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जो मजलूम है जिसका माल इन्होंने छीना है, ऑफ कोर्स वो तो दादरसी के लिए दर दर भटकता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने उन मजलूमों को दर दर भटकने नहीं दिया, हमने इनसे रिकवरी भी की है। हम इनसे उम्मीद रखते हैं कि हमें और भी इनसे रिकवरी होगी, और इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी हम तफ्तीश इस तरह से करें कि इनकी कन्विक्शंस को इंश्योर करें। अच्छा सर, जिस तरह हर रोज़ जुर्म के नित नए तरीके ईजाद होते हैं, नित नए अंदाज सामने आ रहे हैं, क्या आप नहीं समझते बहैसियत इन्वेस्टिगेशन के इन्वेस्टिगेशन विंग के जो अफसरान, तफ्तीशी अफसरान हैं, उनकी भी उसी अंदाज से, साइंटिफिक अंदाज से उनकी जो है वो तफ्तीश का उनको तरीक़ाकार रमूज़ जो हैं वो इख्तियार करने होंगे? बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हमारे अगरचे रिसोर्सेज शॉर्ट हैं, लेकिन अभी पुलिस में एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट इट्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द हाई कमांड। वो कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी, और जब तक हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह से जुर्म करने वाले एडवांस होते चले जा रहे हैं टेक्नोलॉजिकली, मेथडोलॉजिकली, तो उसी तरह से पुलिस को भी इनको काउंटर करने के लिए इन्वेस्टिगेशन स्किल्स में शार्पन होना चाहिए, रिफाइंड होना चाहिए। तो हमने रेगुलर जो है वो आईजी साहब की तरफ से अब हम अपने लोगों को ट्रेनिंग्स पे भेज रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें हमें पुलिस की इसमें फंडिंग भी होनी चाहिए, पुलिस को इसमें जो है वो स्पॉन्सरशिप भी मिलना चाहिए कि जो फॉरेन ट्रेनिंग्स हैं वो हमारे आईओ लेवल तक नीचे जानी चाहिए, सिर्फ ऑफिसर्स पे नहीं, वो हमारे आईओ लेवल तक जो फॉरेन ट्रेनिंग। देखें बाहर की जो दुनिया है, पर्टिकुलरली जो वेस्ट है, उनकी जो इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स हैं और स्किल्स हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा वो आगे जा चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे चूँकि मुजरम बहुत आगे जा चुका है, सो हमारे आईओस तक हमें उनको अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेनिंग के लिए फंड की अदम दस्तयाबी एक बड़ी रुकावट है जिससे किसी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि आपके जितने अच्छे फंड्स होंगे आप उतने अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स रन कर सकते हैं, आप उतनी अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द बॉर्डर्स उनको आप दे सकते हैं। सो येस, इट इज़ वन ऑफ द रीजंस। अच्छा सर, डंडे और तलवार की जगह अब पिस्टल, बंदूक और राइफ़ल ने ले ली है। शहर की गली कूचों में इनलीगल वेपन्स की तरसील है। इन वारदातों में भी हम देखें तो बरामद होने वाला तकरीबन तमाम असला ही इल्लीगल है।
दीगर जराइम की तहकीकात की जाएँ तो उसमें भी जो है इनलीगल वेपन का इस्तेमाल नज़र आता है। कैसे रोकथाम करेंगे माशरे के इस नए नासूर की, मैं तो इसको नया कहूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में वेपन्स इनलीगल मार्केट में हैं। देखिए, इसके ऊपर हमें एटलीस्ट ट्रू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी मैं समझता हूँ डिवाइस हो जानी चाहिए और हमें उस पर काम करना चाहिए। पुलिस इस पे काम कर रही है एज़ पर इट्स कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब स्टेट लेवल के ऊपर इस इशू को हमें एड्रेस करना चाहिए। अक्रॉस प्रोविंस जो स्मगलिंग है वेपन्स की, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मज़ीद इसमें ये कि ट्रू प्रॉन्ग्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो वन कि नाउ वी शुड गो फॉर अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी। इट शुड बी अ पॉलिसी मैटर, इट शुड डेल्ट एज अ पॉलिसी मैटर, और एक पॉलिसी बड़ी क्लियर फ्लो करनी चाहिए अब कि इल्लीगल वेपन्स जो हैं वो नहीं होंगे। डिसआर्मामेंट पॉलिसी आ जानी चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि हमें इवन जो असले के लाइसेंस का इजरा करते हैं हम, उसमें हमें चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। वो लाइसेंसेस जो हैं वो स्ट्रिक्टली थ्रू अ हार्ड मेरिट वो लोगों को अवार्ड होने चाहिए। एक ऐसा शख्स जो उतना रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न नहीं है और हम उसकी जांच पड़ताल को उस लेवल तक नहीं ले जाके लाइसेंस देते तो वो फिर चीज़ ख़तरनाक साबित होती है। सो हमें अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ इशूइंग लाइसेंसेस है उसको भी रिवाइज़ कर लेना चाहिए। मज़ीद ये कि मैं समझता हूँ पुलिस को बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी बैरियर्स के जो इल्लीगल वेपन्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन करना चाहिए। हम एक्शन कर भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये तो शुरू से है कि मैं समझता हूँ रोज़े अज़ल से है कि जुर्म जो है वो ख़त्म नहीं होता, जुर्म हमेशा कंट्रोल किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह लाहौर पुलिस जो है वो इस काबिल है कि वो जुर्म को कंट्रोल कर सके, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत हद तक हम इसमें कामयाब भी हुए हैं। ऑफ़ कोर्स जब बहुत सी कामयाबियाँ होती हैं तो किसी न किसी फिर में कहीं ना कहीं नाकामियाँ भी होती हैं। हम अपनी नाकामियों से भी अब सीख रहे हैं, हम अपने लोगों को ज़्यादा इक्विप कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये जो इल्लीगल वेपन्स हैं इनके ख़िलाफ़ लाहौर पुलिस की कैंपेन जो है दैट वुड रिमेन स्ट्रॉन्ग। हम इल्लीगल वेपन्स के ख़िलाफ़ अपनी कैंपेन्स जारी रखेंगे। इन्वेस्टिगेशन के फरसूदा सिस्टम को जदीद खतूत पर कब तक इस्तेमाल करने का इरादा है? मैं समझता हूँ कि आप एक कोना मश्क सहाफ़ी हैं और क्राइम के साथ बहुत अरसे से रिलेटेड हैं। पिछले 5-6 सालों पे अगर हम एक ताराना सा जायज़ा लें तो पंजाब पुलिस जो है वो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे गई है। डिजिटली हम बहुत ज़्यादा हमने ग्रो किया है। अब आप चंद साल पीछे चले जाएं तो लाहौर पुलिस के लिए तो CDRs का एनालिसिस करना मुश्किल था, लोकेशंस तक एक्सेस करना मुश्किल था। फोरेंसिक्स जो जिसे हम मोबाइल फोरेंसिक्स कहते हैं, डिजिटल फोरेंसिक्स कहते हैं, हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं था। तो अल्लाह का शुक्र है कि ओवर द पीरियड ये पिछले 5-6 सालों में एक रेवोल्यूशन आया। पुलिस का सारा सिस्टम जो है, हमारा हरमस आ गया, हमारा CMS आ गया, यानी पुलिस की मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो कंप्यूटराइज्ड हुआ। हमारे पास ये कैपेसिटी आ गई कि हम जो मुजरिम हैं उनको हम डिजिटली, टेक्नोलॉजी की मदद से हम उनको डिजिटली ट्रैक कर सकते हैं। तो ये खासी डेवलपमेंट हुई पिछले 5-6 साल में। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ये प्रोग्रेस जो है वो अब ऐसे नहीं है, ये हमारी प्रोग्रेस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो वो इंशाल्लाह आने वाले सालों में आप देखेंगे कि लाहौर पुलिस जो है वो डिजिटली ज़्यादा इक्विप्ड होगी। हमारी बेसिकली मैं समझता हूँ व्हाट मैटर्स मोस्ट इज़ द अवेयरनेस। तो लाहौर पुलिस की कमांड को ये अवेयरनेस है, पंजाब पुलिस की कमांड को, IG पंजाब को ये अवेयरनेस है कि यस पुलिस हैज़ टू ग्रो टेक्नोलॉजिकली, और इंशाल्लाह ताला हम ग्रो करेंगे। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद हसनैन हैदर बताएंगे मुझे कि मुस्तकबिल में ऐसी वारदातों की रोकथाम के लिए आप अपने तफ्तीशी अफसरान को क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करने की हदायत जारी कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि बतौर SSP इन्वेस्टिगेशन मेरी 2 मेन प्रायोरिटीज़ हैं। 1 कि क्लेम बहुत होता है कि मेरिट मेरिट मेरिट, बट मेरी प्रायोरिटी ये हुई कि इन फैक्ट इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द केसेस शुड बी डन ऑन स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट। द सेकंड प्रायोरिटी इज़ कन्विक्शंस। अगर मैं क्लेम करता हूँ कि लाहौर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अच्छी है तो उसका एंड रिज़ल्ट कन्विक्शन होना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली हमारा कन्विक्शन रेट जो है इट रिमेन्स लो बिकॉज ऑफ सर्टन अदर फैक्टर्स। सो मेरी ये कोशिश होगी कि वो सर्टन अदर फैक्टर्स जो हैं मैं उन फैक्टर्स को ख़त्म करूँ, उनको एलिमिनेट करूँ, और मैं कन्विक्शंस, मैक्सिमम कन्विक्शंस अचीव करूँ। ऑफ कोर्स मैं से मुराद मेरी सारी लाहौर की इन्वेस्टिगेशन की टीम है। तो इंशाल्लाह ताला हम कन्विक्शन इंश्योर करेंगे। और जहाँ तक बात है कि इन्वेस्टिगेशंस मेरिट पे हों
तो वो तफ्तीशी अफसरान जो तफ्तीश के अहल हैं, हम अपना सारा हेनियस क्राइम उनको देंगे ताकि उनकी जो अहलियत है उसकी जांच भी हो और उनकी अहलियत और उनकी स्किल्स और ज़्यादा शार्पन हो। वो इन्वेस्टिगेटर्स जो अभी तफ्तीश में उतनी स्किल्स नहीं रखते, तो हमारी कोशिश होगी कि हम उनको अटैच करें स्किल्ड आईयूज़ के साथ ताकि उनकी ग्रूमिंग और उनकी ट्रेनिंग होती रहे। इसके अलावा अभी जो मैंने आते ही किया है वो मैंने अपने तमाम जो हमारे डिवीजन्स के एसपी इन्वेस्टिगेशंस हैं उनके साथ मीटिंग की है, उन्हें बड़ी क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि हमारे आईजी पंजाब जो है उनका विजन है, हमारे सीसीपी लाहौर का विजन है कि हमें इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रेंथन करना है। अब वो स्ट्रेंथन इस तरह से होगा कि जब तक कंसर्न्ड एसपी जो है वो अपने ज़ेर निगरानी अपनी तफ्तीशों को ख़ुद से मोनिटर नहीं करेंगे, ख़ुद इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ख़ुद पार्टीज़ को नहीं सुनेंगे और ख़ुद चीज़ों को जज नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ तब तक इन्वेस्टिगेशन का मेयार बुलंद नहीं होगा। मज़ीद बरा ये कि फिर जो मेल प्रैक्टिसेस हैं उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। सो अभी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथ जो इस वक्त टीम है हमारे एसपीज़ की, दे आर ऑन इट। वी ऑलमोस्ट एवरी अदर डे वी मीट फॉर्मली इनफॉर्मली ताकि हम इन्वेस्टिगेशंस को इम्प्रूव कर सकें। तो आप उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन लाहौर जो है वो अपना अच्छा चेहरा जो है वो प्रेजेंट करेगी। बात सुनी आपने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सैयद हसनैन हैदर की कहना है कि दिहाड़ीदार मजदूरों को अलाकार बनाकर उनसे वारदातें करवाने वाले मुलजमान इस वक्त कानून की गिरफ्त में हैं। मुलजमान के साथ साथ उनके साथी भी जो है उनको भी पकड़ लिया गया है। मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात हैं और उनसे तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद रकम की बरामदगी भी हो चुकी है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि इन्वेस्टिगेशन विंग की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। फ़िक्र माश की तलाश में बैठे दिहाड़ीदार मजदूरों को चंद पैसों का लालच देकर उन्हें डकैती और रॉबरी जैसे संगीन जराइम के लिए इस्तेमाल करने वाला ख़तरनाक गिरोह इस वक्त है पुलिस की हिरासत में। गिरफ्तार मुल्ज़मान से मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही है। तहकीकात का अमल मुकम्मल होने के बाद उन पर आयद की जाएगी फ़र्द जुर्म। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नई फ़र्द जुर्म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।